एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनकी एक डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अंदर डेफिनेशन दी जाती है कि विक्टिम को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अभी तक जो विक्टिम की डेफिनेशन थी एसिड अटैक के रिस्पेक्ट में, वो सिर्फ फोकस करता था आउटर साइड पे कि एसिड किसी के ऊपर फेंक दिया और उसकी जो बॉडी की स्किन थी वो पूरी खराब कर जाती है। तो अब ये डेफिनेशन एक्सपांड कर दी गई है। उनको फिर कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन दे दी जाती थी कि कल को जॉब्स वगैरह जब लेंगे तो कुछ हेल्प हो जाए, कुछ कंपनसेशंस प्रोवाइड कर दी जाती थी। अब बोला कि कई बार ना एसिड को कंज्यूम करवाने पे भी फोर्स किया जाता है, मतलब ये कंज्यूम करवाया जाता है किसी विक्टिम के थ्रू। कईयों को लगेगा ऐसे केसेस कहाँ आते होंगे, आते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं। अब ये जो एसिड होता है इतना डेंजरस है एक तो, और किसी के कभी केमिस्ट्री लैब में काम किए, वो डाइल्यूटेड होता है फिर भी, पर कितनी आग लगी रहती है उसके, 3-4 दिन वो ठीक नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड से तो धुआं निकलता है प्रॉपर, उसको तो बोल दिया जाता है, पहले ही मैम आ जाती थी कि थोड़ा दूर रहना, सारे लैब अटेंडेंट को ही स्पेशली बोला जाता था आप इसको हैंडल करो। तो मतलब यहाँ से हमें दिख रहा है कि एसिड कितना डेंजरस हो सकता है। कईयों ने सुसाइड भी करी है एसिड को पी करके। तो जब वो एसिड पी लेते हैं तो सोच लो सारा जल जाता है बॉडी के अंदर, और ब्राउन कलर की वॉमिटिंग निकल के आती है। ब्राउन ही क्यों, तो ऑर्गन्स के कलर प्लस एसिड था, जला के निकलेगा तो ब्राउन कलर की वॉमिटिंग। नेचर ही ऐसा है ना, सल्फर प्रेजेंट है उसमें तो उल्टी वो इंड्यूस करता है। चलो एनीवेज ये साइड करते हैं। अब आते हैं जो एसिड अटैक के विक्टिम्स होते थे, पहले सिर्फ आउटर जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर कितने स्कार्स बचे हैं उसके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड करा था। अब बोला ये डेफिनेशन एक्सपांड करने की जरूरत है, जिन्हें फोर्स किया गया था एक टाइम पे कि एसिड को कंज्यूम किया जाए वो भी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने में हिस्टोरिक भी है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डेफिनेशन है वो विक्टिम्स, ऐसे विक्टिम्स जिनको फोर्स करा गया था कि आपने इंजेस्ट करना है एसिड को, फोर्सफुल तरीके से उनसे इंजेस्ट करवाया जा रहा था, वो भी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर इंक्लूड होंगे। पहले जो थे वो सिर्फ एसिड अटैक के सर्वाइवर जिनकी बॉडी के ऊपर वो स्कार्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं तक ये सीमित था। अब इंजेस्टेड वाली फॉर्म यानी कि किसी को पीने पे मजबूर करा गया वो भी इसमें इंक्लूड है। थोड़ा भी टच कर जाए वो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर एलिमेंट छोड़ ही जाता है। थोड़ा ही अगर टच हुआ है तो शायद वो जो टंग वाला पार्ट था डैमेज हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा इंजेस्ट हुआ था वो एजोफेगस यानी कि फूड पाइप उसको जलाता हुआ जाएगा। सोचो अगर एजोफेगस के अंदर अंदर थोड़ा सा भी अगर स्कार है, स्कार वो बाद में होल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो खाना कैसे जाएगा नीचे, वो तो बाकी के ऑर्गन के साथ इंटरप्ट करना शुरू करेगा। देन और ज्यादा इंजेस्ट हुआ था स्टमक वाला पार्ट था, मतलब अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट थी, वो बाहर तो नहीं दिखाई दिया पर अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स वो ऑलरेडी कॉज कर चुका था। तो इसी वजह से बोला कि अगर किसी विक्टिम को फोर्सफुल तरीके से एसिड को इंजेस्ट करने के लिए बोला था तो इसकी वजह से बहुत सारी इंटरनल इंजरीज डेफिनेटली उस पर्सन के अंदर आई। और यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस की कैटेगरी में भी एसिड अटैक को आप बोल सकते हो। एसिड अटैक के केसेस में ज्यादातर आप फीमेल को ही विक्टिम देखोगे, मेल्स बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होंगे, अदरवाइज फीमेल्स को ही ज्यादा देखोगे। तो एक जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं। एक्ट कौन सा है, तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब कोई अगर एक्ट बना हुआ है, कोई लॉ बना है, कोई कानून बना है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट तो प्रोवाइड करा होगा इन विक्टिम्स को। तो जो पहले सिर्फ एसिड अटैक के सर्वाइवर्स थे जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्कैरिंग थी, सिर्फ उनके लिए जो अवेलेबल थी चीजें वो इंजेस्टेड वाले केसेस के लिए भी अवेल करी जाएंगी। मतलब कोई कंपनसेशन थी, मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसा दे दिया गया उनको, और चेकअप के लिए, इलाज के लिए कोई पैसा दिया गया, या कहीं पे जॉब मिल जाए तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करी गई जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होती है, तो इनको भी अब वो दिया जाएगा जो इंजेस्टेड वाले केसेस थे। डन, लग गया ना पता ये कोर इशू क्या था। अब देख लेते हैं लीगल गैप। तो शेड्यूल 2 क्लॉज ZC, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर ये बोलता है कि ऐसा विक्टिम जिसे डिफाइन करा गया है वो डिसफिगर हो चुका है ड्यू टू एसिड अटैक। अब ये जो डिसफिगरिंग है ये आउटर बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी के बाहर वाली साइड पे आपको इतने सारे स्कार्स दिख रहे हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं लीगल गैप शो करती है। इसमें बात ही ऐसी बोली आपने कि जो दिखाई दे चीजें, वो जो इंटरनली डैमेज हुआ था वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया था। तो ये डेफिनेशन और ज्यादा ब्रॉड करने की बात करी है। देन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पहले हम सिर्फ मेनली कहाँ फोकस कर रहे थे, एक्सटर्नल डिसफिगरमेंट के ऊपर, जो स्कार्स विजिबल थे, और ऐसे स्कार जो विजिबल नहीं थे वो इस डेफिनेशन में नहीं आते थे, जो ये आपने सेक्शन 2 क्लॉज ZC देखा। अब इसके बाद बोला कि जो विक्टिम्स जिनके इंटरनल बर्न्स थे या ऑर्गन डैमेज हो गए थे ड्यू टू फोर्सफुल इंजेक्शन ऑफ एसिड, वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं करे, तो ये भी इंक्लूड करने की जरूरत है इस एक्ट के अंदर। देन आता है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने बोला कि बाहर हो इंजरी या अंदर हो इंजरी वो उतनी ही सुवेयर रहेगी, ये जरूरी नहीं होता आपको स्कार्स दिखें,
वो उतना ही स्वेयर रहेगा उस इंडिविजुअल के लिए जो विक्टिम बना था इस एसिड अटैक का। माउथ और थ्रॉट रीजन में बर्न्स हो सकते हैं, एजोफेगस या स्टमक वाला पार्ट डैमेज हो सकता है, खाते टाइम फिर डिफिकल्टी आएगी, और अगर थ्रॉट वाला पार्ट जला हुआ है तो स्वेलिंग, कई बार जुकाम ही होता है, गला दर्द कर जाता है, कितनी दर्द होती है खाना खाते टाइम, तो सोचो जिसका एसिड यहाँ पे अटैच कर गया होगा तो उसको तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, ऑब्वियस ही बात है, डाइजेशन में दिक्कत आएगी और लाइफ लॉन्ग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगी। अब कईयों का ये सवाल तो नहीं आया कि पेट के अंदर भी तो पीएच ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है, पर वो पेट के अंदर होती है, जहां से फूड जाता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है, वहां पे उतनी पीएच नहीं होती, और पेट के अंदर जरूरत भी है, नहीं तो फूड ही डाइजेस्ट नहीं करेगा कभी, तो वहां पे जरूरत भी है, पर वो जो पाथवे है वहां पे उतनी पीएच नहीं है, वो 2 ढाई से लेके 3.5 की पीएच में लाई नहीं करता। यहाँ पे माउथ में देखोगे 6.5 टू 7.5 तक का पीएच रहता है। सेम आपका एजोफेगस एल्केलाइन नेचर का है, फिर जाके स्टमक में एसिडिक नेचर आता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो एसिड इंजेक्शन है विक्टिम्स का, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते लीगल डेफिनेशन में से, तो उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो हमने एक्ट के बारे में बात करा, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट एक इमोशनल ट्रॉमा भी तो उस पर्सन को मिला होता है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, मेडिकल सपोर्ट है, वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, ये सारे किसको दिए जाते हैं, ऐसे एसिड अटैक के जो विक्टिम्स रहते हैं। तो बोला कि इंजेक्शन वाला केस भी इसमें इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा तो ये सारे बेनिफिट्स उनको भी दिए जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कोर्ट का और क्या सजेशन है यहाँ पे, तो एक चीज ये सजेशन दिया है, अब ध्यान रखना, सजेशन में रिकमेंडेशन में डिफरेंट होता है डेफिनेशन के कंपैरिजन में। यहाँ पे बोला कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या बोलता है, जैसे पहले नॉर्मली आप क्रिमिनल लॉज के अंदर जब सुनते हो तो उसमें बोलते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो यहाँ पे आपने अथॉरिटीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी कि आप जाके एविडेंस ढूंढो, आप जाके एविडेंस कलेक्ट करके आओ और इसको यहाँ पे अक्यूज प्रूफ करो कि इसने ये क्राइम कमिट करा है, तो मतलब आप तब तक तो इनोसेंट ही हो जब तक आपको गिल्टी कोई नहीं प्रूफ कर पाया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो प्रोसिक्यूशन है, ये स्टेट है, वो आपके अगेंस्ट एविडेंस लाके दे रहा है कि इसने ये क्राइम कमिट करा है, तो यहाँ पे क्या बोला, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आपको स्टेट यानी कि प्रोसिक्यूशन यानी कि अथॉरिटी गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाई है तब तक आप इनोसेंट हो। ठीक, पर ये जो बोल रहा है ना रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बोल रहा है कि अब वो जो विक्टिम था जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, जिस पर्सन ने किया और किसी ने आसपास आई विटनेस ने देख लिया था और बता दिया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए मना कर दिया, अब वो पर्सन प्रूफ करेगा कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। ये एसिड अटैक्स के केस में बोला, यहाँ पे उल्टा देख रहे थे, यहाँ पे अथॉरिटी प्रूफ कर रही थी कि ये गिल्टी है, इसने ही ये क्राइम कमिट करा है, पर ये जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है कुछ स्पेशल केसेस में, अब आप ये मत सोचना कि सारे केसेस में ये होगा तो अथॉरिटीज क्या करेंगी, ये सिर्फ एसिड अटैक के लिए सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो अक्यूज है उसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपनी इनोसेंस कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये चीज है, सिर्फ ये सजेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन करा, ये इंप्लीमेंट नहीं करा गया है, ये सिर्फ बोला गया है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो कौन सी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब यहाँ पे अगर देखो ज्यादातर क्या होता है, ये कॉलेजेस वगैरह के आप केसेस सुनते हो, ज्यादा उम्र नहीं होती, मतलब ऐसे ही केसेस आप नियर बाय सुनते हो, या जो लड़की होती है वो कॉलेज गोइंग होती है और जो आदमी होता है वो काफी बड़ा एज का होता है, थोड़े साइकोपैथ्स भी आते हैं केसेस, तो उसमें कई बार पता होता है, लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, आसपास के लोग बाद में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं चुपके से कि ऐसे हो रहा था यहाँ पे काफी लंबे टाइम से और इन्होंने ही फेंका है, तो यहाँ पे बोल दिया कि तुमने प्रूव करना है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और जहां से वो एसिड खरीदा गया था उनसे भी थोड़ी बहुत यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने ये बेचा ही क्यों। अब दिक्कत ये होती है एसिड वगैरह भी आप डायरेक्टली ऐसे नहीं परचेज कर सकते, पर बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि नॉर्मली अवेलेबल भी हैं कि आप खरीद सकते हो उनको, तो वहां पे भी पूरी इंक्वायरी चलनी चाहिए कि आपने बेचा ही क्यों था, उसने पर्पस क्या बताया था इस एसिड को खरीदने के लिए। केमिस्ट्री लैब में जाना है तब तो उसकी पूरी सर्टिफिकेशन होती है, कॉलेज का पूरा कार्ड जाएगा कि यहाँ पे ये डिलीवरी करनी है, पर किसी इंडिविजुअल ने खरीदा है तो वो क्यों खरीदा है। जैसे बॉम्ब बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, फॉसिल ऑयल के बारे में आपने पढ़ा था ANFO, तो वो इजीली अवेलेबल है, वो अमेजोन से मिल जाता है, तो मतलब इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी इजीली है, पर आपने खरीदा किस पर्पस से था वो चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो ये सिर्फ सजेशंस ऐड करे गए हैं और वो डेफिनेशन में ऐड करने की बात करिए कि जो इंजेस्टेड वाले विक्टिम्स थे उनको भी इंक्लूड करा जाए। लग गया थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता, ये सजेशंस है। ठीक है, तो ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनली चल रहा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब आपको अथॉरिटीज आपके अगेंस्ट यहाँ पे एविडेंस लेके आएंगी और वो प्रूव करेंगी आप गिल्टी नहीं है। पर ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जब पता ही है अब वो मान नहीं रहे तो उसको ये छोड़ दो, उसकी के ऊपर ये बात छोड़ दो कि तूने प्रूव करना है तू इनोसेंट है उस केस में, तो इनोसेंस का आपने प्रूफ
सबमिट करना है अपने को लेके जिसने वो अटैक किया था। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अगर देखें तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया है। सब्सटैंटिव ही क्यों, फॉर्मल इक्वालिटी क्यों नहीं? फॉर्मल इक्वालिटी तो सभी को बोल दिया कि वेलफेयर स्कीम सभी के लिए होनी चाहिए, पर सभी के लिए जरूरी नहीं है। सब्सटैंटिव मतलब जिसको नीडी है, जो जरूरत है उसको इंक्लूड करा जाए। तो बोला कि इंजेक्शन वाले केस भी आपके सामने आ रहे थे पर आपने उसको इंक्लूड नहीं करा, जबकि वो भी उतने वल्नरेबल थे। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी को इंश्योर करना है। बाकी आर्टिकल नंबर 14 आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इन सारी चीजों के बाद में बारे में बात करता है कि विक्टिम जो होते हैं एसिड थ्रोन के या फोर्सफुली अगर उनको एडमिनिस्टर करा गया है, वो भी आपको सब्सटेंटिवली इक्वली ट्रीट करने पड़ेंगे जैसे आपने बाकियों को बेनिफिट दिया हुआ है। बाकी अदरवाइज आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट करेगा क्योंकि आपने सिर्फ एक्सटर्नल इंजरीज को फोकस किया, वो जो इंटरनल डैमेज हुआ था उसे इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी नहीं दी गई। फॉर्मल इक्वालिटी याद है ना, ये सेम रिजर्वेशन में भी आपने पढ़ा था। फॉर्मल का मतलब ये सारे बॉक्स बराबर है और सब्सटैंटिव मतलब एक बॉक्स बड़ा है, एक छोटा है, एक छोटा है। तो यहाँ पे जो छोटे हाइट वाला आदमी है, यहाँ थोड़ा बड़े हाइट वाला आदमी है, यहाँ पे भी बड़े हाइट वाला आदमी है। तो ये फिर से वहीं पे रह गए बराबर। आपने जो अमीर था उसको भी उतना ही दे दिया, जो गरीब था उसको भी उतना ही पकड़ा रहे हो। पर सब्सटैंटिव में आपने क्या किया, इस अमीर वाले को शायद जरूरत नहीं थी तो उसका डब्बा भी आपने गरीब को पकड़ा दिया। दैट इज सब्सटैंटिव। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी बोलते हैं कि जो नीडी है पहले उसको आप पकड़ा दो। तो यहाँ पे बोला कि इंजेक्शन वाले जो केसेस थे वो भी नीडी थे। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उनका भी आर्टिकल नंबर 14 वायलेट हुआ है, तो उसको इंश्योर करने के लिए आपको उन्हें भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सिंगल क्लास ऑगमेंट। ये एक ही तरह की कैटेगरी है, इनको आप सेपरेट नहीं बोल सकते। तो दोनों ही कैटेगरीज एसिड वायलेंस की कैटेगरी में आती हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने इंजेक्शन करने के लिए फोर्स करा था, थोड़ा ही स्कार है, या आउटर साइड पे जो फोर्सफुल तरीके से चीजें हुई थी वो आप डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट विद क्रिमिनल लॉ। यहां पे आ जाता है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन नंबर 124। ये थ्रोइंग एसिड के बारे में बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड एज द सेम ऑफेंस विद सेम पनिशमेंट। तो वो जो एक्ट है उसके अंदर भी नहीं इंक्लूड करा जाए। तो बीएनएस के अंदर भी ये चीजें इंक्लूडेड है। पर वेलफेयर लॉ जो आपने देखा ना भी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वहां पे सिर्फ क्या बोला था, सिर्फ बाहर वाली जो एक्सटर्नल इंजरी थी वही इंक्लूडेड थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता के अंदर दोनों को इक्वली ट्रीट करा गया है। तो वहां पे भी वो जो वेलफेयर पर्पस आपने ऐड करे हैं वो इंजेस्टेड वाले केसेस में भी होने चाहिए। लग गया ना पता? अब मतलब बीएनएस में ऑलरेडी ये पनिशेबल बोली ये चीज, तो आपने वो वेलफेयर के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करी? तो इसी चीज के ऊपर ये हाईलाइट से। इसके बाद आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी। वो खाना नहीं खा पा रहे बिकॉज ऑफ द इंटरनल इंजरी, खा रही है स्पेशली, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिग्निटी वाली लाइफ कहाँ ही रहने देगी। तो वो राइट टू लाइफ का भी क्या ही पर्पस रह गया। तो आपको आर्टिकल नंबर 21 को भी इंश्योर करना है। तो डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है, वो सिर्फ अकेला लाइफ के बारे में बात नहीं करता। आफ्टर दैट पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ये जो पिटीशन थी ये कोर्ट से पूछ रही थी, यही जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, कि ये सोशल वेलफेयर लॉ तो है पर ये लिबरल होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ थ्रोइंग ऑफ एसिड का मेंशन करा गया था, इंजेक्शन का नहीं करा था, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये सारे हाईलाइट्स करे। और साथ में एक और चीज जो बोली कि जो प्रोटेक्शन है जितने भी एसिड अटैक के विक्टिम है उनको ब्रॉडन किया जाए। एंड ट्रायल बैकलॉग कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को भी बोला है थोड़ा सा अटेंशन दो इन केसेस के ऊपर। जो पेंडेंसी है एसिड अटैक की केसेस की वो भी बढ़ती जा रही है, तभी तो पिटीशंस डलती हैं फिर कि ये इतना बड़ा अटैक हुआ था और आपने इसके ऊपर फोकस तक नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस केस को लेके थी। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत वो मेंशन करते हैं कि ये जो एसिड अटैक के केसेस है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये अपने में ही बार्बरिक और ब्रूटल है। बार्बरिक मतलब बहुत ही अनसिविलाइज तरीके से कोई चीज करना, एंड दूसरा ब्रूटल, क्रूअल है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोसेस है। तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स होनी चाहिए। और ट्रेंड देखें अगर 2013 के बाद तो बढ़ता ही जा रहा है एसिड अटैक के केसेस का। और मेजर इशू ट्रायल पेंडेंसी कि जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको देखने की जरूरत है। ये हाई कोर्ट को तभी उन्होंने डायरेक्ट करा। और बाकी स्टेट वाइज बैकलॉग बताया हुआ है पेंडिंग केसेस का, जो सिर्फ एसिड अटैक के साथ डील कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूपी में है 198 हाईएस्ट, और फिर वेस्ट बंगाल है 160, देन गुजरात 114। इसी तरह से नीचे को आओगे तो उत्तराखंड में 3 लोएस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के इकट्ठे देखें तो 5 केसेस आ गए। कोर्ट एक आ गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे 5 है।